श्रीनिवास दास रचना परीक्षा गुरु। अब हम देखने जा रहे थे कि मदन मोहन अपने पिता से इतने स्वभाव में अलग कैसे हुए। मदन मोहन के पिता आप तो हर एक बात को बहुत अच्छी तरह समझता था, परंतु अपने विचारों को दूसरों के मन में उसका स्वभाव पहचान कर बैठा देने की सामर्थ्य उसे न थी। उसने मदन मोहन को बचपन में हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए अच्छे अच्छे उस्ताद नौकर रख दिए थे, परंतु वह क्या जानता था कि भाषा ज्ञान विद्या नहीं, विद्या का दरवाज़ा है। विद्या का लाभ तो साधारण रीति से बुद्धि के तीक्ष्ण होने पर और मुख्य करके विचारों के सुधरने पर मिलता है। जब उसको यह भेद प्रकट हुआ, उसने मदन मोहन को धमकाकर राह पर लाने की युक्ति विचारी, परंतु वह नहीं जानता था कि आदमी धमकाने से आंख और मुंह बंद कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पैरों में पड़ सकता है और कहो जैसे कर सकता, परंतु चित्त पर असर हुए बिना चित्त नहीं बदलता और सत्संग बिना चित्त पर असर नहीं होता। जब तक अपने चित्त में अपनी हालत सुधारने की अभिलाषा न हो, औरों के उपदेश से क्या लाभ हो सकता। मदन मोहन का पिता मदन मोहन को धमकाकर उसके चित्त का असर देखने के लिए कुछ दिन चुप हो जाता था, परंतु मदन मोहन के मन दुखने के विचार से आप प्रबंध न करता था और इस देरदार का असर उल्टा होना था। हरकिशोर, शंभुदयाल, चुन्नीलाल वगैरह मदन मोहन की बाल्यावस्था को इसी झमेले में निकाला चाहते थे, क्योंकि एक तो इस अवकाश में उन लोगों के संग का असर मदन मोहन के चित्त पर दृढ़ होता जाता था, दूसरे मदन मोहन की अवस्था के संग उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाती थी। इसलिए मदन मोहन के सुधरने का यह रास्ता न था। मदन मोहन के विचार प्रतिदिन दृढ़ होते जाते थे, परंतु वह अपने पिता के भय से उन्हें प्रकट न करता था। खुलासा यह है कि मदन मोहन के पिता ने अपने प्रीति अथवा मदन मोहन की प्रसन्नता के विचार से मदन मोहन के बचपन में अपने रक्षक भाव पर अच्छी तरह बर्ताव नहीं किया, अथवा यूँ कहो कि अपनी कुछ रीति हक छोड़ दिया। इसलिए इनके स्वभाव में अंतर पड़ने का मुख्य यही कारण हुआ। ब्रजकिशोर ठेठ से मदन मोहन के विरुद्ध समझा जाता था। ब्रजकिशोर को वह लोग कपटी, चुगलखोर, द्वेषी और अभिमानी बताते थे। उनके निकट मदन मोहन के पिता का मन बिगाड़ने वाला वह था। चुन्नीलाल और शिमोदयाल उसकी सावधानी से डरकर मदन मोहन का मन उसकी तरफ से बिगाड़ा रहते थे, और मदन मोहन भी उस पर पिता की कृपा देखकर भीतर से जलता था। हरकिशोर जैसे मुंहफट तो कुछ कुछ भरमा भरमी उसको सुना भी दिया करते, परंतु वह उचित जवाब देकर चुप हो जाता था और अपनी निर्दोष चाल के भरोसे से निश्चिंत रहता था। हाँ, उसको इनकी चाल अच्छी नहीं लगती थी और इनके मन का पाप भी मालूम था, इसलिए वह इनसे अलग रहता था। इनका वृतांत जानने से जानबूझकर बेपरवाही करता था और उसने मदन मोहन के पिता से इस विषय में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मदन मोहन के पिता का परलोक हुए पीछे निस्संदेह उसको मदन मोहन के सुधारने की चटपटी लगी। उसने मदन मोहन को राह पर लाने के लिए समझाने में कोई बात बाकी नहीं छोड़ी, परंतु उसका सब श्रम व्यर्थ गया। उसके समझाने से कुछ काम न निकला। आज हरकिशोर और ब्रजकिशोर दोनों इज्जत खोकर मदन मोहन के पास से दूर हुए हैं। इनमें से आगे चलकर देखें कौन कैसा बर्ताव करता है। प्रकरण 25। साहसी पुरुष। सानुबंध कारज करे अब अनुबंध निहार, करे न साहस बुद्धि बल पंडित करे विचार। विदुर प्रजागरे। हम प्रथम लिख चुके हैं कि हरकिशोर साहसी पुरुष था और दूर के संबंध में ब्रजकिशोर का भाई लगता था। अब तक उसके काम उसकी इच्छानुसार हुए जाते थे। ब्रजकिशोर का भाई था, दूर का हरकिशोर, जिसने केस करने के बारे में सोचा है। अब तक उसके काम उसकी इच्छानुसार हुए जाते थे। वह सब कामों में बड़ा उद्योगी और दृढ़ दिखाई देता था। उसका मन बढ़ता जाता था और वह लड़ाई झगड़े वगैरह के भयंकर और साहसिक कामों में बड़ी कारगुजारी दिखलाया करता था। वह हर एक काम के अंग प्रत्यंग पर दृष्टि डालने या सोच विचार के कामों में माथा खाली करने और परिणाम सोचने या कागजी और हिसाबी मामलों में मन लगने के बदले ऊपर ऊपर से इनको देखभाल कर केवल बड़े बड़े कामों में अपनी ताई लगाए रखने और बड़ी आदमियों से
प्रतिष्ठा पाने की विशेष रुचि रखता था। उसने हर एक अमीर के यहाँ अपनी आवाजाही कर ली थी। वह सबसे मेल रखता था। उसके स्वभाव में जल्दी होने के कारण वह निर्मूल बातों पर सहसा विश्वास कर लेता था और झटपट उनका उपाय करने लगता था। उसके बिना विचारे कामों से जिस तरह बिना विचारा नुकसान हो जाता था, इसी तरह बिना विचारे फायदे भी इतने हो जाते थे जो विचार कर करने से किस प्रकार संभव न थे। जब तक उसके काम अच्छी तरह संपन्न हुए जाते, उसको प्रतिदिन अपनी उन्नति दिखाई देती। सब लोग उसकी बात मानते, उसका मन बढ़ता जाता और वह अपना काम संपन्न करने के लिए अधिक अधिक परिश्रम करता। परंतु जहाँ किसी बात में उसका मन रूखा, उसकी इच्छानुसार काम न हुआ, किसी ने उसकी बात दुलख दी अथवा उसको शाबाशी न मिली, वहाँ वह तत्काल आग हो जाता। ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जिस व्यक्ति को एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए अपने हर एक काम में, जो खुद के लिए नहीं जी पाता। हर एक काम को बुरी तरह निगाह से देखने लगता है। उसकी कारगुजारी में फ़र्क आ जाता है। वह नुकसान से खुश होने लगता है। इसीलिए उसकी मित्रता भय से खाली न थी। कोई साहसी पुरुष स्वार्थ छोड़कर संसार के हितकारी कामों में प्रवृत्त हो तो कोलंबस की तरह बहुत उपयोगी हो सकता है। अब तक संसार में बहुत कुछ उन्नति ही ऐसे लोगों से हुई है, इसलिए साहसी पुरुष परित्याग करने के लायक नहीं, परंतु युक्ति से काम लेने के लायक है। हाँ, ऐसे मनुष्य से काम लेने में उनका मन बराबर बढ़ाते जाएं तो आगे चलकर काबू से बाहर हो जाने का भय रहता। इसलिए कोई बुद्धिमान तो उनका मन ऐसी रीति से घटाते बढ़ाते रहते हैं कि उनका मन बिगड़ने पावे न हद से आगे बढ़ने पावे। कोई अनुभवी मध्यम प्रकृति के मनुष्य को बीच में रखते हैं कि वह उनको वाजबी राह बताते रहे, परंतु लाला मदन मोहन की यहाँ कुछ ऐसा प्रबंध न था। दूसरे उसके विचार मुजिब मदन मोहन ने अपने झूठे अभिमान से भलाई के बदले जानबूझकर उसकी इज्जत ली थी। इस कारण हर किशोर इस समय क्रोध के आवेश में लाल हो रहा था और बदला लेने के लिए उसके मन में तरंगे उठती थी। उसने मदन मोहन के मकान से निकलते ही अपनी जी का गुबार निकालना आरंभ किया। पहले उसको निहाल चंद मोदी मिला। उसने पूछा, आज कितने की बिक्री की? खरीदारी की तो यहाँ कुछ हद ही नहीं, परंतु माल बेचकर दाम किससे ले? जिसको बहुत मुफे का लालच हो वह भले ही बेचे, मुझको तो अपनी रकम डुबोनी मंजूर नहीं। हरकिशोर ने जवाब दिया, हैं, ये क्या कहते हो? लाला साहब की रकम में कुछ धोखा है? धोखे का हाल छोड़ो, दिन में खुल जाएगा। मेरा जान तो होना था वह जो हो चुका। तुम यह बात क्या समझकर कहते हो? मोदी ने घबराकर पूछा। कम से कम 1,50,000 का तो शीशा बर्तन इस समय इनके मकान में होगा। समय पर शीशे बर्तन को कोई नहीं पूछता। उसकी लागत में रुपए के दो आने नहीं उठते। इन्हीं चीज़ों की खरीदारी में तो सब दौलत जाती रही। मैंने निश्चय सुना है कि इन चीज़ों की कीमत बाबत 50,000 रुपये तो ब्राइट साहब के देने हैं, और कल एक अंग्रेज़ 10,000 रुपये मांगने आया था। न जाने उसके लेने थे कि कर्ज मांगता था, परंतु लाला साहब ने किसी से उधार मांग कर देने का करार किया है। फिर जहाँ उधार के भरोसे सब काम भुगतने लगा, वहाँ बाकी क्या रहा? मैंने अपनी रकम के लिए अभी बहुत तगाजा किया, पर वे फूटी कोड़ी नहीं देते। इसलिए मैं तो अपने रुपयों की नालिश अभी दायर करता हूँ, तुम्हारी तुम जानो। यह बात सुनते ही मोदी के होश उड़ गए। वह बोला, मेरे भी 5,000 लेने हैं। मैंने कई बार तगादा किया पर कोई सुनाई न हुई। मैं अभी जाकर अपनी रकम मांगता हूँ। जो सूदी तरह दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी नालिश कर दूंगा। व्यवहार में मुलाहिजा क्या? इस तरह बतलाकर दोनों अपने अपने रास्ते लगे। आगे चलकर हरकिशोर को मिस्टर ब्राइट का मुंशी मिला। वह अपने घर भोजन करने जाता था। उसे देखकर हरकिशोर अपने आप कहने लगे, मुझे क्या है, मेरे तो थोड़े से रुपए हैं, मैं तो अभी नालिश करके पटा लूँगा। मुश्किल तो 50-50 हज़ारों वालों की है। देखिए वह क्या करते हैं। लाला हरकिशोर किस पर नालिश की तैयारी कर रहे? मुंशी ने पूछा। कुछ नहीं साहब, मैं आपसे कुछ नहीं कहता। मैं तो बेचारे मदन मोहन का विचार कर रहा हूँ। हाँ, उसकी सब दौलत थोड़े दिन में लुट गई। अब उसके काम में हलचल हो रही है। लोग नालिश करने को तैयार हैं। मैंने भी कमबख्ती के मारे 1,000 का कपड़ा दे दिया था, इसलिए मैं भी अपने रुपए पटाने की सोच रहा हूँ। बेचारा मदन मोहन कैसा सीधा आदमी था। क्या सचमुच उस पर तकाजा हो गया? उस पर तो हमारे साहब के भी 50,000 रुपये देने हैं। आज सवेरे तो लाला मदन मोहन की तरफ से बड़े कांचों की एक जोड़ी खरीदने के लिए मास्टर शिम्बुदयाल हमारे पास आ गए थे। इतनी देर में क्या हो गया? तुमने यह बात किससे सुनी? मैं आप
मैं आप वहाँ से आता हूँ, कल से गड़बड़ हो रही है। कल एक साहब 10,000 रुपये मांगने आए थे। इस पर मदन मोहन ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहीं से उधार लेकर 2-1 दिन में आपका बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने अपने रुपए के लिए बहुत ताकीद की, पर मुझको भी कोरा जवाब ही मिला। अब मैं नालिश करने जाता हूँ और निहाल चंद मोदी अभी 5,000 के लिए पेट पकड़े गया है। वह कहता था कि मेरे रुपए इस समय देंगे तो मैं भी अभी नालिश कर दूंगा। जिसकी नालिश पहले होगी उसके पूरे रुपए मिलेंगे। तो मैं भी जाकर साहब से यह हाल कह दूं। तुम्हारी रकम तो खैरिज है, परंतु साहब का कर्जा बहुत बड़ा। जो साहब की इस रकम में कुछ धोखा हुआ तो साहब का काम चलना कठिन हो जाएगा। ये कहकर मिस्टर ब्राइट का मुंशी घर जाने के बदले साहब के पास दौड़ा गया। लाला हरकिशोर आगे बढ़े तो मार्ग में लाला मदन मोहन की 5500 की खरीद के 3 घोड़े लिए हुए आगन आगहन संजान लाला मदन मोहन के मकान की तरफ जाता था। उसको देखकर हरकिशोर कहने लगा, यही घोड़े लाला मदन मोहन ने कल खरीदे थे। माल तो बड़े फायदे से बिका, पर दाम पड़ जाए तब जानिए। दामों की क्या है, हमारा हजारों रुपए का काम पहले पड़ चुका है, आगह सजन जान ने जवाब दिया और मन में कहा, हमारी रकम तो अपने लालच से चुन्नीलाल और शंभुदयाल घर बैठे पहुंचा जाएंगे। वह दिन गए। आज लाला मदन मोहन का काम डिगमिगा रहा है। उसके ऊपर लोगों का तगादा जारी है। जो तुम किसी के भरोसे रहोगे तो धोखा खाओगे। जो काम करो अच्छी तरह सोच समझ कर करना। कल शाम को तो लाला साहब हमारे यहाँ आकर ये घोड़े पसंद किए थे, फिर इतनी देर में क्या हो गया। जब तेल चुक जाता है तो दिए बुझने में क्या देर लगती है। चुन्नीलाल शिम्बुदयाल सब तेल चाट गए। ऐसे चूहों की घात लगे पीछे भला क्या बाकी रह सकता है। मैं जानता हूँ कि लाला साहब का बहुत सा रुपया लोग खा गए, परंतु उन्हें काम बिगड़ने की बात मेरे मन में अब तक नहीं बैठती। तुमने ये हाल किससे सुना। मैं आप वहाँ से आया हूँ। मुझको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। मैं तो अभी जाकर नालिश करता हूँ। निहाल चंद मोदी नालिश करने को तैयार है। ब्राइट साहब का मुंशी अभी सब हकीकत निश्चय करके साहब के पास दौड़ा गया। तुमको भरोसा ना हो, निसंदेह ना मानो। तुम ना मानो, इससे मेरी क्या हानि होगी। यह कहकर हरकिशोर वहाँ से चला गया। पर अब मदन मोहन की तरफ से आगसन जान को धैर्य न रहा। असल रुपए का लालच उसको पीछे हटाता था और नफ़े का लालच आगे बढ़ाता था। पहले रुपए के विचार से तबीयत और भी घबराई जाती थी। निदान यह राह ठहरी कि इस समय घोड़ों को फेर ले चलो। मदन मोहन का काम बना रहेगा तो पहले रुपए वसूल हुए पीछे घोड़े पहुंचा देंगे, नहीं तो कुछ काम नहीं। इधर हर किशोर को मार्ग में जो मिलता था उससे वह मदन मोहन की दिवाले का हाल बराबर कहता चला जाता था। और यह सब बातें बाजार में होती थी, इसलिए एक से कहने में 5 और सुन लेते और उन 5 के मुख से 50 को यह हाल तत्काल मालूम हो जाता। फिर 50 से 500 में और 500 से 5,000 में फैलते क्या देर लगती थी। और अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि हर एक आदमी अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ नोन मिर्च लगा ही देता था। जिसको एक के कहने से भरोसा न आया, दो कहने लगा, दो कहने से न आया, 4 कहने लगा। मदन मोहन ने चाल चलन के अनुभवी मनुष्य तो यह परिणाम पहले ही से समझ रहे थे। जिस पर मास्टर शंभुदयाल ने मदन मोहन की तरफ से 1-2 जगह उधार लेने की बातचीत की थी, इसलिए इस चर्चा में किसी को संदेह न था। बारूद बिछ रही थी, बत्ती दिखाते ही तत्काल भभक उठी। परंतु लाला मदन मोहन या ब्रज किशोर वगैरह को अब तक इसका कुछ हाल मालूम न था। प्रकरण 26 दिवाला। कीजिए समझ न कीजिए बिना विचार व्यवहार, आय रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। वृंद। लाला मदन मोहन प्रातःकाल उठते ही कुतुब जाने की तैयारी कर रहे थे। साथ जाने वाले अपने अपने कपड़े लेकर आते थे। इतने में निहाल चंद मोदी कई तकाजगीरों को साथ लेकर आ पहुंचा। इसने हर किशोर से मदन मोहन के दिवाले का हाल सुना था। उसी समय से इसको तलामी लग रही थी। कई बार यह मदन मोहन के मकान पर आया। किसी ने इसको मोहन के पास तक न जाने दिया और न इसके आने की इत्तला की। संध्या समय मदन मोहन के सवार होने के भरोसे वह दरवाजे पर बैठा रहा, परंतु मदन मोहन सवार न हुए। इससे इसका संदेह और भी दृढ़ हो गया। शहर में तरह तरह की हजारों बातें सुनाई देती थी। इससे वह आज सवेरे ही कई लेनदारों के साथ लेकर एकदम मदन मोहन के मकान में घुस आया और पहुंचते ही कहने लगा, साहब अपना हिसाब करके जितने रुपए हमारे बाकी निकलने हमको इसी समय दे दीजिए। हमें आपका लेन देन रखना मंजूर नहीं। कल से हम कई बार यहाँ आए, परंतु पहरे वालों ने आपके पास तक नहीं पहुँचने दिया।
हमारा रुपया खर्च करके हमारे तगाजे से बचने के लिए यह तो अच्छी युक्ति निकाली, एक दूसरे लेनदार ने कहा। परंतु इस तरह रकम नहीं पच सकती। नालिश करके दम भर में रुपया धरा लिया जाएगा। बाहर पहरे चौकसी चौकी का बंदोबस्त करके भीतर आप असबाब बांध रहे हैं, तीसरे मनुष्य ने कहा। जो 2-4 घड़ी हम लोग और न आते तो दरवाजे पर पहरा ही पहरा रह जाता, लाला साहब का पता न लगता। इसमें क्या संदेह है? कल रात ही को लाला साहब अपने बाल बच्चों को मेरठ भेज चुके हैं, चौथे ने कहा। इंसॉल्वेंसी के सहारे से लोगों को जमा जमा मारने का इन दिनों बहुत हौसला हो गया। क्या इस ज़माने में रुपया पैदा करने का लोगों ने यही ढंग समझ रखा है? एक और मनुष्य कहने लगा। पहले अपनी साहूकारी मातबारी और रसाई दिखाकर लोगों के चित्त में विश्वास बैठाना, अंत में उनकी रकम मारकर एक किनारे हो बैठना। मेरी तो जन्म भर की कमाई यही है। मैंने समझा था कि थोड़ी सी उम्र बाकी रही तो इसमें आराम से कट जाएगी, परंतु अब क्या करूं? एक बूढ़ा आंखों में आंसू भरकर कहने लगा। न मेरी उम्र मेहनत करने की, न मुझको किसी का सहारा दिखाई देता है। जो तुम से मेरी रकम न पटेगी तो मेरा कहाँ पता लगेगा? हमारे तो 5,000 रुपये लेने हैं, परंतु लाओ इस समय हम 4,000 में फैसला करते हैं, एक लेनदार ने कहा। औरों की जमा मारकर सुख भोगने में क्या आनंद आता है? एक और मनुष्य बोल उठा। मतलब सब लोगों ने जो अफवाहें सुनी, जो बातें बाजार में चल रही थी ना, तो सबको टेंशन हो गई अपने पैसे की। सब अब इसके पास आ चुके हैं। इतने में और बहुत से लोगों की भीड़ आ गई। वह चारों तरफ मदन मोहन को घेर कर अपनी अपनी कहने लगी। मदन मोहन की ऐसी दशा कभी काहे को हुई थी? उसके होश उड़ गए। चुन्नीलाल, शंभुदयाल वगैरह लोगों के धैर्य देने की कोशिश करते थे, परंतु उनको कोई बोलने ही नहीं देता। जब कुछ देर खूब गड़बड़ हो चुकी, लोगों का जोश कुछ नरम हुआ, तब चुन्नीलाल पूछने लगा, आज क्या है? सबके सब एकाएक ऐसी तेजी में कैसे आ गए? ऐसी गड़बड़ से कुछ भी लाभ ना होगा। जो कुछ कहना हो धीरे से समझा कर कहो। हमको और कुछ नहीं कहना, हम तो अपनी रकम चाहते हैं। निहाल चंद ने जवाब दिया। हमारी रकम हमारे पल्ले डालो, फिर हम कुछ गड़बड़ न करेंगे, दूसरों ने कहा। तुम पहले अपने लेने का चिट्ठा बनाओ, अपनी अपनी दस्तावेज दिखाओ, हिसाब करो, उस समय तुम्हारा रुपया तत्काल चुका दिया जाएगा, मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया। यह तो हमारे पास यह लो, हमारे पास तो यह रुका है, हमारा हिसाब यह रहा। इस रसीद को देखिए, हमने तो अभी रकम भुगताई है। यह तरह पर चारों तरफ से लोग कहने लगे। देखो जी, तुम बहुत हल्ला करोगे तो अभी पकड़कर कोतवाली में भेज दिए जाओगे और तुम पर हतक इज्जत की नालिश की जाएगी। नहीं तो जो कुछ कहना हो धीरज से कहो, मास्टर शंभुदयाल ने अवसर पाकर कहा। हमको लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत, हमको तो केवल जवाब चाहते हैं। जवाब मिले पीछे आपसे पहले हम नालिश कर देंगे, निहाल चंद ने कहा। तुम वृथा घबराते हो, हमारा सब माल मदा तुम्हारे सामने मौजूद है। हमारे घर में घाटा नहीं है, ब्याज समेत सबको कोड़ी कोड़ी चुका दी जाएगी, लाला मदन मोहन ने कहा। कोरी बातों से जी नहीं भरता, निहाल चंद कहने लगे। आप अपना बही खाता दिखा दे, क्या लेना है, क्या देना है, कितना माल मौजूद है। जो अच्छी तरह हमारा मन भर जाए तो हम नालिश नहीं करेंगे। कागज तो इस समय तैयार नहीं, लाला मदन मोहन ने लजा कर कहा। तो खातरी कैसी हो? ऐसी अंधेरी कोठरी में कौन रहे? वृंद, जो पहल करिए जतन तो पीछे फल होए। आग लगे खोदे कुआं कैसे पावे तोए। इस काट कबाड़ के तो समय पर रुपए में 2 आने भी नहीं उठते, एक लेनदार ने कहा। ऐसे ही अनसमझ आदमी जल्दी करके बेसबब दूसरों का काम बिगाड़ दिया करते हैं, मास्टर शंभुदयाल कहने लगे। इतने में हर किशोर अदालत के एक चपरासी को लेकर मदन मोहन के घर पर आ पहुंचे और चपरासी ने समन पर मदन मोहन से कायदे मुजिब इत्तला लिखा ली। उसको गई थोड़ी देर न बीतने पाई थी कि आगह संजान के वकील का नोटिस आ पहुंचा। उसमें लिखा था, आगह सज्जनजान की तरफ से मुझको आपके जताने के लिए यह फरमाइश हुई है कि आप उसे पहले ही खरीद के घोड़ों की कीमत का रुपया तत्काल चुका दें और कल की खरीद के 3 घोड़ों की कीमत 24 घंटे के भीतर भेजकर अपने घोड़े मंगवाएं। जो इस मयाद के भीतर कुल रुपया ना चुका दिया जाए तो ये घोड़े नीलाम कर दिए जाएंगे और उनकी कीमत में जो कमी रहेगी पहले की बाकी समेत नालिश करके आपसे वसूल की जाएगी। थोड़ी देर पीछे मिस्टर ब्राइट का समन और कच्ची कुर्की एक साथ आ पहुंची। इससे लोगों में घबराहट की कुछ हद न रही। घर में मामला हल होने की आशा जाती रही। सबको अपनी अपनी रकम गलत मालूम होने लगी और सब नालिश करने के लिए कचहरी को दौड़ गए। यह क्या है? किस दुष्ट की दुष्टता से हम पर यह गजब का गोला एक साथ आ पड़ा? लाला मदन मोहन आंखों में आंसू भरकर बड़ी कठिनाई से इतनी बात कह सके।
क्या कहूँ, कोई बात समझ में नहीं आती। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे, कल लाला ब्रजकिशोर यहाँ से ऐसे बिगड़ कर गए थे कि मेरे मन में उसी समय खटका हो गया था। शायद उन्हीं ने यह बखेड़ा उठाया हो। बाज़े आदमियों को अपनी बात का ऐसा पक्ष होता कि वह औरों की तो क्या अपनी बर्बादी का भी कुछ विचार नहीं करते। परमेश्वर ऐसे हठीलों से बचाए। हरकिशोर का ऐसा हौसला नहीं मालूम होता, और वह कुछ बखेड़ा करता तो उसका असर कल मालूम होना चाहिए था। अब तक क्यों न हुआ। प्रथम तो निहाल चंद कल से अपने मन में घबराहट होने का हाल आप कह चुका था। दूसरा, हरकिशोर की तरफ से नालिश दायर होकर समन आ गया। तीसरे दिन चुन्नीलाल ब्रजकिशोर के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसके मन में ब्रजकिशोर की तरफ से जरा भी संदेह न था। परंतु वह हरकिशोर की अपेक्षा ब्रजकिशोर से अधिक डरता था, इसलिए उसने ब्रजकिशोर ही को अपराधी ठहराने का विचार किया। अफसोस, जो दुराचारी अपने किसी तरह के स्वार्थ से निर्दोष और धर्मात्मा मनुष्य पर झूठा दोष लगाते हैं अथवा अपना कसूर उन पर बरसाते हैं, उनके बराबर पापी संसार में और कौन होगा। लाला मदन मोहन के मन में चुन्नीलाल के कहने का पूरा विश्वास हो गया। उसने कहा, मैं अपने मित्रों को रुपए की सहायता के लिए चिट्ठी लिखता हूँ। मुझको विश्वास है कि उनकी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी, परंतु सबसे पहले ब्रजकिशोर के नाम चिट्ठी लिखूंगा कि वह मुझको अपना काला मुंह जन्म भर न दिखलाए। यह कहकर लाला मदन मोहन चिट्ठियाँ लिखने लगे। अगला प्रकरण, लोक चर्चा अफवाह। निंदा चुगली झूठ अरु पर दुखदायक बात, जे न करही तिन पर द्रवही सर्वेसर बहुभात। विष्णु पुराण। उस तरफ लाला ब्रजकिशोर ने प्रातःकाल उठकर नित्य नियम से निश्चिंत होते ही मुंशी हीरालाल को बुलाने के लिए आदमी भेजा। हीरालाल मुंशी चुन्नीलाल का भाई है। यह पहले बंदोबस्त के महकमे में नौकर था। जब से वह काम पूरा हुआ, इसकी नौकरी कहीं नहीं लगी थी। तुमने इतने दिन से आकर सूरत तक नहीं दिखाई, घर बैठे क्या किया करते हो। हीरालाल के आते ही ब्रजकिशोर कहने लगे, दफ्तर में जाते थे जब तक खैर अवकाश ही न था, परंतु अब क्यों नहीं आते। हुजूर, मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, परंतु बेकाम आने में शर्म आती। आज आपने याद किया तो हाजिर हुआ। फरमाइए, क्या हुक्म है। हीरालाल ने कहा, तुम खाली बैठे हो इसकी मुझे बड़ी चिंता है। तुम्हारे विचार सुधरे हुए हैं, इससे तुमको पुराने हक का कुछ ख्याल हो या ना हो, परंतु मैं तो नहीं भूल सकता। तुम्हारा भाई जवानी की तरंग में आकर नौकरी छोड़ गया, परंतु मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे यहाँ इन दिनों एक मुहर्रिर की चाह थी। सबसे पहले मुझको तुम्हारी याद आई। तुम्हारे भाई को 10 रुपये महीना मिलता था, परंतु तुम मुझसे बड़े हो, इसलिए तुम मुझसे दुगनी तनख्वाह मिलेगी। जी हाँ, फिर आपको चिंता न होगी तो और किसको होगी। आपके सिवाय हमारा सहायक कौन है। चुन्नीलाल ने निसंदेह मूर्ख चुन्नीलाल ने निसंदेह मूर्खता की, परंतु फिर भी तो जो कुछ हुआ आप ही के प्रताप से हुआ। नहीं, मुझको चुन्नीलाल की मूर्खता का कुछ विचार नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह जहाँ रहे प्रसन्न रहे। हाँ, मेरी उपदेश की कोई कोई बात उसको बुरी लगी होगी, परंतु मैं क्या करूँ। जो अपना होता है उसका दर्द आता ही है, इसमें क्या संदेह है। जो आपको हमारा दर्द ना होता तो आप इस समय मुझको घर से बुलाकर क्या इतनी कृपा करते। आप उपकार मानने के लिए मुझको कोई शब्द नहीं मिलते, परंतु मुझको चुन्नीलाल की समझ पर बड़ा अफसोस आता है कि उसने आप जैसे प्रतिपालक को छोड़ जाने की ढिठाई की। अब वह अपने किए का फल पावेगा, तब उसकी आंखें खुलेंगी। ब्रजकिशोर, मैं उसके किसी किसी काम को निस्संदेह नापसंद करता हूँ, परंतु यह सर्वथा नहीं चाहता कि उसको किसी तरह का दुख हो। यह आपकी दयालुता है, परंतु कार्य कारण के संबंध को आप कैसे रोक सकती हैं। आज लाला मदन मोहन पर तकाजा हो गया। जो ये लोग आपका उपदेश मानते तो ऐसा क्यों होता। हाय हाय, तुम यह क्या कहते हो। मदन मोहन पर तकाजा हो गया। तुमने यह बात किससे सुनी। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर करे यह बात झूठ निकले। लाला ब्रजकिशोर इतनी बात कहकर दुख सागर में डूब गए। उनके शरीर में बिजली का सा एक झटका लगा। आंसू भर गए, हाथ पांव शिथिल हो गए। मदन मोहन के आचरण से बड़े दुख के साथ वह यह परिणाम पहले ही समझ रहे थे, इसलिए उनको उसका जितना दुख होना चाहिए पहले हो चुका था। तथापि उनको ऐसी जल्दी इस दुखदायी खबर के सुनने की सर्वथा आशा न थी, इसलिए यह खबर सुनते ही उनका जी एक साथ उमड़ आया। परंतु वह थोड़ी देर में अपने चित्त का समाधान करके कहने लगे, हाँ, कल क्या था, आज क्या हो गया।
श्रृंगार रस सका सुहावना समा एकाएक करुणा से बदल गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर नेपोलियन ने चढ़ाई की थी। उस समय की दुर्दशा इस समय याद आती है। लॉर्ड बायरन लिखता है, निशी में बरसेलस गाजी रह्यो, बल रूप बढ़ाए बराजी रह्यो, अति रूपवती युति दर से बलवान सुजान जवान लसे, सबके मुख दीपन सो दमके, सबके ही आनंद सो धमके, बहुभांति विनोद प्रमोद करे, मधुर सुर गाए उमंग भरे, जब रागन की मृदुतान उड़े, प्रिय प्रियतम नैनन सैन जुड़े, चहु और सुखी सुख छाए रह्यो, जनु ब्यहना घंट निदान भयो, परमोन गहो अभिलोक इते, यह होत भयानक शब्द किते, डरपो जिन चंचल वायु बहे, अथवा रथ दो रथ आवत है, प्रभु नाचहु नाचो ना ठहरो, अपने सुख की अवधि न करो, जब जोबन की उमंग मिले, सुख लूटन को दहु दौर चले, तब नींद कहूँ निशावत है, कुछ औरहु बात सुहावत है, पर कान लगा अब फेर सुनो, वह शब्द भयानक है दुगुनो, घनघोर घटा गरजी अब है, तिन्हों गूंज मनो दोहराए रही, यह तोप दनादन आवत है, ढींग आवत भूमि कंपावत है, सब शस्त्र सजो सब शस्त्र सजो, घबराहट बढ़ो सुख दूर भजो, दुख को बिल के कल के सब ही, तिनकी करुणा नहीं जाए कहीं, निज कोमलता सुनी लाज गए, सुख पोल तत्क्षण पीत भये, दुख पाए कराही वियोग लहे, जनु प्राण वियोग शरीर सहे, किही भांति करो अनुमान यहु, प्रिय प्रीतम नैन मिले कबहु, जब वह सुख चैन ही रात गई, यही भांत भयंकर प्रात बही, हाँ यह खबर तुमने किससे सुनी। चुन्नीलाल अभी घर भोजन करने आया था। वह कहता था, वह अब तक घर हो तो उसे एक बार मेरे पास भेज देना। हम लोग खुशी प्रसन्नता में चाहे जितने लड़ते झगड़ते रहें, परंतु दर्द दुख दर्द सब में एक है। तुम चुन्नीलाल से कह देना कि मेरे पास आने में कुछ संकोच न करे। मैं उससे ज़रा भी अप्रसन्न नहीं हूँ। राम राम, यह हुजूर क्या फरमाते हैं? आपकी अप्रसन्नता का विचार कैसे हो सकता? आप तो हमारे प्रतिपालक हैं। मैं जाकर अभी चुन्नीलाल को भेजता हूँ। वह आकर अपना अपराध क्षमा कराए और चला गया हो तो शाम को हाजिर होगा। हीरालाल ने उठते उठते कहा, अच्छा, तुम कितनी देर में आओगे? मैं अभी भोजन करके हाजिर होता हूँ। यह कहकर हीरालाल रुखसत हुआ। लाला ब्रजकिशोर अपने मन में विचारने लगे कि अब चुन्नीलाल से सहज में मेल हो जाएगा, परंतु यह तगाजा कैसे हुआ? कल हरकिशोर क्रोध में भर रहा था, इससे शायद उसी ने यह अफवाह फैलाई हो। उसने ऐसा किया तो उसके क्रोध ने बड़ा अनुचित मार्ग लिया और लोगों ने उसके कहने में आकर बड़ा धोखा खाया। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं, बहुत लोगों के जी में रंज पड़ जाते हैं, बहुत लोगों के घर बिगड़ जाते। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं, समय की कदर नहीं, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं। इसी से यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों के निज की बातों पर हांसियाँ लगाने में और इधर उधर की जट्टल हाँकने में खो देते हैं, जिससे तरह तरह की अफवाहें पैदा होती हैं और भले मानसों की झूठी निंदा अफवाह की जहरी पावन में मिलकर उनके सुयश को धुंधला करती। इन अफवाह फैलाने मामलों में कोई कोई दुर्जन खाने कमाने वाले हैं, कोई कोई दुष्ट बैर और जलन से औरों की निंदा करने वाले, और कोई पापी ऐसे भी हैं जो आप किसी तरह की योग्यता नहीं रखते, इसलिए अपना भरम बढ़ाने को बड़े बड़े योग्य मनुष्यों की साधारण भूलों पर टिका करके आप उनके बराबर के बना चाहते हैं, अथवा अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे के दोष ढूंढते फिरते हैं, या किसी को निंदित चर्चा सुनकर आप उसमें जुदे बनने के लिए उसकी चर्चा फैलाने में शामिल हो जाते हैं, या किसी लाभदायक वस्तु से केवल अपना लाभ स्थिर रखने के लिए औरों के आगे उसकी निंदा क्या करते हैं। पर बहुत से ढिलुए अपना मन बहलाने के लिए औरों की पंचायत ले बैठते हैं। बहुत से अनसमझ भोले भाव से बात का मर्म जाने बिना लोगों की बनावट में आकर धोखा खाते हैं। जो लोग औरों की निंदा सुनकर कांपते हैं, वे आप भी अपने अजानपने में औरों की निंदा करते हैं। जो लोग निर्दोष मनुष्यों की निंदा सुनकर उन पर दया करते हैं, वे आप भी धीरे से कान में झुककर और उसे कहने के वास्ते मने कर औरों की निंदा करते। जिन लोगों के मुख से यह वाक्य सुनाई देते हैं कि बड़े खेद की बात है, बड़ी बुरी बात है, बड़ी लज्जा की बात है, यह बात मानने योग्य नहीं, इसमें बहुत संदेह है, इन बातों से
हाथ उठाओ। वह आप भी औरों की निंदा करते हैं, वह आप भी अफवाह फैलाने वालों की बातों पर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं। झूठी अफवाहें केवल भोले आदमियों के चित्त पर ही बुरा असर नहीं होता, वह सावधान से सावधान मनुष्य को भी ठगती है। उसका एक एक शब्द भले मानसों की इज्जत लूटता। कल्पद्रुम ने कहा है, होत चुगल संसर्ग ते सज्जन मनहु विकार, कमल गंध वाही गलिन धूल उड़ावत ब्यार। जो लोग असली बात निश्चय किए बिना केवल अफवाह के भरोसे किसी के लिए मत बांध लेते हैं, वह उसके हक में बड़ी बेइंसाफ़ी करते हैं। अफवाह के कारण अब तक हमारे देश को बहुत नुकसान हो चुका। नादिर शाह से हार मानकर मोहम्मद शाह उसे दिल्ली में लिवा लाया। नगर निवासियों ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह मर गया। नादिर शाह ने इस झूठी अफवाह को रोकने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु अफवाह फैले पीछे कब रुक सकती है। लाचार होकर नादिर शाह ने विजन बोल दिया। दोपहर के भीतर लाख मनुष्यों से अधिक मारे गए, तथापि हिंदुस्तानियों की आंख न खुली। हिंदुस्तानियों को आजकल हर बात में अंग्रेज़ों की नकल करने का चस्का पड़ ही रहा है। वह तो भोजन, वस्त्र आदि निरर्थक बातों की नकल करने के बदले उनके सच्चे सद्गुणों की नकल क्यों नहीं करते? देशोपकार, कारीगरी और व्यापार आदि में उनकी सी उन्नति क्यों नहीं करते? अपना स्वभाव स्थिर रखने में उनका दृष्टांत क्यों नहीं लेते? अंग्रेज़ों की बातचीत में किसी की निज की बातों का चर्चा करना अत्यंत दूषित समझा जाता है। किसी की तनख्वाह या किसी की आमदनी, किसी का अधिकार या किसी का रोजगार, किसी की संतान या किसी के घर के वृतांत पूछने में, पूछा होए तो कहने में, कहा हुआ तो सुनने में वह लोग आनाकानी करते हैं, और किसी समय तो किसी का नाम, पता और उम्र पूछना भी ढिठाई समझा जाता है। अपने निज के संबंधियों की बातों से भी अज्ञान रहना वे लोग बहुधा पसंद करते हैं। रेल में, जहाज में, खाने पीने के जलसों में, पास बैठने में और बातचीत करने में जान पहचान नहीं समझी जाती। वे लोग किराए के मकान में बहुत दिन पास रहने पर, बल्कि दुख दर्द में साधारण रीति से सहायता करने पर भी दूसरे की निज की बातों से अजान रहना चाहते हैं। जब तक पहचान स्थिर रहने के लिए दूसरे की तरफ से सवाल ना हो, अथवा किसी तीसरे मनुष्य ने जान पहचान ना कराई हो, नित्य की मिला भेटी और साधारण रीति से बातचीत होने पर भी जान पहचान नहीं समझी जाती। और जान पहचान हुए पीछे भी मित्रता नहीं करते, पर मित्रता हुए पीछे भी दूसरे की निज की बातों से अजान रहना अधिक पसंद करते हैं। उन्हें यहाँ निज की बातों के पूछने की रीति नहीं, उनको देश संबंधी बातें करने का इतना अभ्यास होता है कि निज के वृतांत पूछने का अवकाश ही नहीं मिलता। परंतु निज की बातों से अजान रहने के कारण उनकी प्रीति में कुछ अंतर नहीं आता। मनुष्य का दुराचार साबित होने पर वे उसे तत्काल छोड़ देते हैं, परंतु केवल अफवाह पर वह कुछ ख्याल नहीं करते, बल्कि उसका अपराध साबित न हो जब तक वह उसको अपना बचाव करने के लिए पूरा अवकाश देते हैं और उचित रीति से उसका पक्ष करते हैं।